हिंद महासागर में दिखने वाले कोको आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो हम सभी लोग जानते हैं और ये भी हम जानते हैं कि टेक्निकली ये म्यांमार की गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यांमार के द्वारा इन्हीं आइलैंड्स को चाइनीज़ मिलिट्री को काफ़ी टाइम पहले लीज पे दे दिया गया था। और इसी के चलते पिछले एक हफ्ते में कोको आइलैंड्स दो वजह से सुर्खियों में रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, नंबर 1, इंडिया हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द ग्रेट कोको आइलैंड्स, एंड नंबर 2, बीजेपी के एक कैंडिडेट ने यहाँ पर दावा किया है कि ये वाले जो कोको आइलैंड्स हैं इनको भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बेसिकली म्यांमार को गिफ्ट किया गया था, जो कि एक समय इंडिया के पास हुआ करते थे। इसी के चलते दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोको आइलैंड्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनकी ज्योग्राफी के बारे में, और ये भी समझेंगे कि कैसे ये आइलैंड्स जो कि एक टाइम पे इंडिया का हिस्सा थे वो इंडिया से म्यांमार के पास गए और म्यांमार से चाइना के पास गए। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इनको भी समझेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इंडिया कोको आइलैंड्स को वापस ले सकता है या फिर नहीं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग इसकी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन तो आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। अगर हम लोग इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के उत्तर में लोकेटेड है। केवल 30 माइल्स अगर किलोमीटर्स में देखें तो मोटा मोटा 48 to 50 किलोमीटर्स की दूरी पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग जो म्यांमार की मेनलैंड है वहाँ से इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर हमें साउथ में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम लोग कलकत्ता से देखें तो 1255 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि कोको आइलैंड के जस्ट नीचे हमें एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है लैंडफॉल आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। और कोको आइलैंड के जस्ट ऊपर हमें देखने को मिलता है प्रिपेरेस आइलैंड, जो कि म्यांमार गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसके बीच में कहीं हमें कोको आइलैंड देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड ग्रुप है जिसमें आपको टोटल केवल 5 ही आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। 4 आइलैंड्स इसमें ग्रेट कोको रीफ पे लोकेटेड हैं और एक और आइलैंड है जिसका नाम है राय कोको आइलैंड, जो कि लिटिल कोको रीफ पे हमें देखने को मिलता है। बहुत साल पहले की बात है जब पोर्चुगीज के जो सेलर्स थे उन्होंने इस आइलैंड को डिस्कवर किया था। एंड उन्होंने जब देखा कि इस छोटे से आइलैंड पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज देखने को मिलते हैं तो उन्होंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, इस आइलैंड का नाम उनके द्वारा कोको आइलैंड ही रख दिया गया था। लेकिन ये इतिहास बहुत पुराना है, इसके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। जो इतिहास हमें मालूम है उसमें क्या हुआ, 19वीं सदी में ब्रिटेन की गवर्नमेंट जब वो इंडिया में ऑलरेडी राज कर रही थी तो उनके द्वारा बेसिकली अंडमान के पूरे एरिया में एक पीनल कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया गया था। पीनल कॉलोनी बड़ा सिंपल शब्दों में समझाऊं तो बेसिकली एक ऐसी सेटलमेंट होती है जहां पर कि प्रिजनर्स को रखा जाता है और उनको जनरल पॉपुलेशन से अलग रखा जाता है। और क्योंकि अंडमान के ऊपर पीनल कॉलोनी एस्टैब्लिश करी हुई थी, ऑटोमेटिकली कोको आइलैंड के ऊपर भी इस कॉलोनी को एस्टैब्लिश कर दिया था। एंड कोको आइलैंड बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज यहां पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे और ये एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड इनके लिए बन जाता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि कोको आइलैंड्स बहुत दूर थे, इनको गवर्न करना काफी मुश्किल था। 1882 में ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि हम लोग इस आइलैंड के कंट्रोल को ब्रिटेन गवर्नमेंट ऑफ बर्मा को सौंपने वाले हैं। तो एक तरीके से ब्रिटेन ने ही इसको गवर्नमेंट ऑफ बर्मा को 1882 में सौंप दिया था। लेकिन आपको याद होगा 1937 में जब बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ, उस टाइम पे दोस्तों ये वाले जो आइलैंड्स थे दे एक्चुअली बिकेम अ सेल्फ गवर्निंग क्राउन कॉलोनी इन 1937। मतलब कि 1937 में इन कॉलोनीज के ऊपर बेसिकली बर्मा गवर्नमेंट का कोई भी राज या कोई भी कंट्रोल नहीं था। अब उसके बाद 10 साल बाद 1947 में क्या होता है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, जितने भी आइलैंड्स इंडिया के आसपास थे, मेजॉरिटी अगर हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान की बात करते हैं, इन सभी का जो स्टेटस था ये क्लियर नहीं था।
ब्रिटेन की प्लानिंग यहाँ पे साफ थी। दे बेसिकली वांटेड कि ना तो हम इंडिया को लक्षद्वीप दें, ना ही हम इंडिया को अंडमान निकोबार आइलैंड्स दें, और ना ही हम लोग इंडिया को कोको आइलैंड्स देना चाहते हैं। बेसिकली ब्रिटेन चाहता था कि ये वाले जो इंडियन ओशन के अंदर आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर जो कंट्रोल और डोमिनेशन है ब्रिटेन की ही बनी रहे, बिकॉज सबको मालूम था कि आने वाले टाइम में जो इंडियन ओशन का रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट थैंक्स टू द स्टेट्समैनशिप ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया श्री सरदार पटेल जी, इनके चलते बेसिकली जो दो आइलैंड्स थे जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स थे, इन दोनों को लेकर तो हमने बहुत ही ज़्यादा तगड़ी नेगोशिएशन करी एंड हमने मेक श्योर किया कि ये दोनों ही आइलैंड्स ब्रिटेन के पास नहीं बल्कि इंडिया के पास ही रहने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या होता है, कोको आइलैंड्स को लेकर सरदार पटेल जी के द्वारा कोई भी बातचीत यहाँ पर नहीं करी गई थी। लॉर्ड माउंटबैटन को मालूम था कि कहीं ना कहीं सरदार पटेल इस चीज़ को लेकर बहुत श्रूड हैं और कोको आइलैंड को छूटने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने पीछे से जाकर के जवाहरलाल नेहरू के साथ जाके नेगोशिएशंस को शुरू किया। नेगोशिएशंस में क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, क्या इंडिया ने गिफ्ट किया ये भी किसी को ऑफिशियली आज तक नहीं मालूम, लेकिन नेगोशिएशंस का आउटकम ये था कि वो जो कोको आइलैंड्स थे वो इंडिया के पास नहीं रहे और वो कोको आइलैंड्स चले गए थे म्यांमार की गवर्नमेंट के पास। इनफैक्ट 2003 की बात है, बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू हो रहा था। उस टाइम पे जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने इस चीज़ का दावा किया था कि कोको आइलैंड्स एक तरीके से नेहरू के द्वारा डोनेट किए गए थे बर्मा सरकार को 1950s में, एंड दस इन्होंने एक बहुत ही वाइटल एसेट को सरेंडर कर दिया। कई सारी और रिपोर्टें भी इसका दावा करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को भी इसका असल ट्रुथ नहीं मालूम है और कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी भी इंडियन और बर्मीज गवर्नमेंट्स के द्वारा आज तक उनको क्लासिफाइड ही यहाँ पे रखा गया है। सो बेसिकली उस पूरी की पूरी कहानी के बाद क्या होता है कि कोको आइलैंड्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के पास चले जाते हैं। 1959 में क्या हुआ, जो म्यांमार के जनरल थे उनकी इंटरिम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से ब्रिटेन की ही तरह कोको आइलैंड पे जाकर के एक पीनल कॉलोनी को एस्टैब्लिश कर लिया। 1969 में उन्होंने वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा लिया और ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो लोग वहाँ पे हाउस करने लगे, लेकिन 1971 में उस पीनल कॉलोनी को वहाँ पर बंद कर दिया गया एंड जो पूरी की पूरी कॉलोनी थी वो बेसिकली बर्मीज नेवी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उसके बाद 1994 में जाकर के हमें बड़ा चेंज देखने को मिलता है, जब वही वाला आइलैंड जो कि म्यांमार के पास था वो चाइना के पास चला जाता है, बिकॉज चाइना उन आइलैंड्स को म्यांमार मिलिट्री से लीज पे ले लेता है। एंड कहा यह जाता है कि चाइना के द्वारा वहाँ पर एक इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन को बनाया गया था जिसका नाम था सिग इंट। सिग इंट का मतलब है सिग्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन, जो कि उन्होंने बनाया, जिसके चलते वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन में होने वाली जो एक्टिविटी है उसके ऊपर निगरानी रख पा रहे थे। इसका सबूत भी आप सभी के सामने है। 2006 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोको आइलैंड के ऊपर हमें कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन 2020 में चाइना के द्वारा ये सारी की सारी डेवलपमेंट बेसिकली कोको आइलैंड के ऊपर करी गई। ये सारा का सारा एयर स्ट्रिप आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, और बल्कि इसकी जो लेटेस्ट जो अभी जस्ट रीसेंट इमेजेस सामने आई हैं वो भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी एयर स्ट्रिप को और एक्सपैंड कर लिया है। एक एयरक्राफ्ट हैंगर भी तैयार कर लिया है जहां पे एयरक्राफ्ट्स को स्टोर किया जाता है, और भी कई तरीकों से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इनके द्वारा करी जा रही है। ये आप देख पाएंगे हैंगर है, और ये पूरा का पूरा रनवे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो बेसिकली इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से चाइना, और आज आप लोग देख रहे हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स चाइना के द्वारा वहाँ पर करी जा रही हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली दोनों ही सरकारें, चाइना और म्यांमार की गवर्नमेंट, इस चीज़ को डिनाई करती हैं कि हम दोनों के द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का अग्रीमेंट किया ही नहीं गया है। लेकिन ये सभी को मालूम है कि चाइना वहाँ पे ऑपरेट करती है, एंड द मेन रीज़न चाइना वहाँ पे ऑपरेट इसलिए करती है बिकॉज ये वहाँ पर रहते हुए सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर पाते हैं, देख पाते हैं। साथ में कोको आइलैंड्स मलक्का स्ट्रेट के बहुत नज़दीक है, जो कि चाइना के लिए बहुत क्रूशल बन जाता है, प्राइमरीली बिकॉज गल्फ से आने वाला जो भी तेल है वो मलक्का स्ट्रेट से होते हुए ही चाइना को जाता है। एंड इतना ही नहीं, चाइना के लिए ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में कोको आइलैंड्स एक बहुत बड़ा
स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी ऑफर करते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ का इंडिया के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये इंडिया की जो भी मिसाइल लॉन्चेस होती हैं, भले वो चांदीपुर से हों, भले वो कलाम आइलैंड से हों, यहाँ पे जो भी हम लोग करते हैं उसके ऊपर ये लोग मॉनिटरिंग कर पाते हैं। इसके अलावा इंडिया की जो जनरली हमारी नौसेना की जो प्रेजेंस है, इसको भी ये लोग मॉनिटर कर पाते हैं, बिकॉज इनके द्वारा बिल्कुल इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में जाकर के वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बेसिकली बनाया गया है। आखिरी सवाल ये आता है कि क्या हम लोग कोको आइलैंड्स को वापस ले सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप देखा जाए तो आज की डेट में उन आइलैंड्स को इंडिया के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भले वो म्यांमार नहीं लेकिन चाइना कर रही है। इस चीज़ का आंसर है उन रिपोर्ट्स में जो कि अभी तक पब्लिक नहीं करी गई हैं। डिपेंड करता है कि क्या इंडिया ने वाकई में इन आइलैंड्स को म्यांमार को गिफ्ट किया था या फिर नहीं किया था। अगर हमने गिफ्ट किया था और अगर हम लोग ये कहते हैं म्यांमार को कि आप उन आइलैंड्स को चाइना को दे रहे हो जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रही हैं, हम लोग म्यांमार को ब्लेम करते हुए अपनी मिलिट्री को भेजते हुए उस एरिया को वापस ले सकते हैं। मिलिट्री को मोबिलाइज करना भी काफ़ी आसान है, बिकॉज इंडियन ओशन में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का जो ट्राई सर्विस कमांड है वो यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बड़ी ईजिली हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। लेकिन इंडिया असल में ऐसा करेगा नहीं, बिकॉज इससे हमारे म्यांमार के साथ संबंध भी काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको वापस नहीं भी ले रहे हैं तो साथ साथ में हम लोगों को ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी जो वहाँ पे नेवल प्रेजेंस है, हमारी जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना डेवलप हो रहा है कि इवन दो अगर मान लीजिए वहाँ पे चाइना किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ कर भी रहा है या कुछ प्लानिंग कर भी रहा है, तो हम भी इक्वली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगर हमारा वहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड है, हमें वहाँ पे और अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता है और चेंजेस लाने की आवश्यकता है, सो दैट हम लोग अगर कल को कोई ऐसी नौबत आती है तो हम लोग भी वहाँ पे जवाबी कार्रवाई कर सकें। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। 2025 एवं 26 के बैचेस को लॉन्च कर दिया गया है। नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये बैचेज आ चुके हैं और इनमें एनरोल करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरनी है। हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी और एनरोलमेंट में आपकी मदद करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।